तो प्यारे बच्चों, मैं अरुण कुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का YouTube चैनल के ऊपर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपना जो लेसन है वो पहले से ही चल रहा है, उसका नाम हेलो एल्केन है और हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया चल रही हैं। बच्चों, हेलो एल्केन 3 महत्वपूर्ण प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देते हैं, जिनमें पहले नंबर की है SN नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर धातुओं के साथ अभिक्रिया और फिर विलोपन अभिक्रिया। तो हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक महत्व की होती हैं। वी कैन गेट ए वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से प्रारंभ कर अपन विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का आसानी से संश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए हेलो एल्केन संश्लेषणात्मक दृष्टि से अत्यधिक महत्व के होते हैं। तो चलो आओ आज अपन सभी हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के दौरान बनने वाले विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले ये SN का मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले नंबर पे अब देखो पहली रिएक्शन आ रही है आपके पास, ये RBr जिसका नाम हो गया ब्रोमो एल्केन और एल्किल ब्रोमाइड भी अपन इसको कह सकते हैं। पहली रिएक्शन हो गई एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जल में घोल के लाना, जलीय विलयन। KOH को लिया, जल में घोला, तो वो कहलाएगा KOH एक्वस, जलीय। यहां जलीय भी लिख सकते हो। अब देखो बेटा, सबसे पहले ये पोटेशियम है। पहले आपको ये भी बता दूं, ये K पे प्लस और OH पे माइनस। तो OH अटैक करेगा, नाभिक से नहीं OH है, तो K इस Br को ले जाएगा। तो ये सब प्रोडक्ट बन गया KBr और ये बन गए अपने पास एल्केनॉल, जिनको अपन कहते हैं एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल सामान्य नाम होता है बेटा, और एल के यहां जितने भी नाम लिखे हैं मैंने, ये सब IUPAC के नाम लिखे हैं। तो इसको अपन एल्किल एल्कोहल भी कह सकते हैं। रिएक्शन समझना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये R बॉन्ड Br, अब बेटा आप यहां Cl भी ले सकते हो, I भी ले सकते हो, और ये अपन ने KOH के साथ अभिक्रिया दे दी यहां पे एक्वस से। तो ये चला गया, देखो KBr निकल गया और ये बन गया अपने पास R बॉन्ड OH। तो वी गेट इजीली एल्केनॉल फ्रॉम ब्रोमो एल्केन। बेटा यहाँ पे Cl भी ले सकते हो, यहाँ Cl भी ले सकते हो, I भी ले सकते हो, जो तुम्हारी पसंद हो वो वाली बात है। अब तो ये पहली नाभिक स्नेही। दूसरी अभिक्रिया है, अब इसका नाम देखो, हर बार मैंने RBr लिया है तो हर बार बच्चे इसके 2 नाम लिखेंगे, ब्रोमो एल्केन एल्किल ब्रोमाइड। तो ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, साथ के साथ रिएक्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे K प्लस और Cn पे ये माइनस, तो अटैक साइनाइड करेगा, Cn माइनस, उसको अपन कहते हैं नाभिक स्नेही। तो जो आक्रमणकारी है वो नाभिक स्नेही है और हटने वाला Br है वो भी नाभिक स्नेही है, इसलिए इनका नाम पड़ा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब आप देखो तरह तरह के यहाँ पे यौगिक बन रहे, एल्केनॉल बन गया, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन आइसोनाइट्राइल, एल्केन थायोल, नाइट्रो एल्केन, एल्किल नाइट्राइट और एल्केनॉल। तो इस तरह से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अत्यधिक महत्व की हो गई, क्योंकि संश्लेषणात्मक दृष्टि से अपन अधिकांश कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो दूसरी अभिक्रिया, तो यहाँ पे R बॉन्ड Br, यहाँ पे वही नाम लिख देंगे ब्रोमो एल्केन, और ये पोटेशियम साइनाइड। अब बताओ बच्चों, आक्रमण कौन करेगा? Cn। तो R के साथ यहाँ पे देखो Cn आ गया और K के साथ चला गया Br, तो इसका नाम पड़ गया एल्केन नाइट्राइल। इसको अपन एल्किल साइनाइड भी कहते हैं। ये उपयोगी पदार्थ होते हैं जिनकी आगे 3 रिएक्शन दी जाएंगी, आंशिक जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन और अपचयन। लेकिन अभी ये अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की तो यहीं पे खत्म हो गई। तो एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड, इसकी भी वही बात है बेटा। देखो R बॉन्ड कौन हो गया? Br, और KCN के साथ अभिक्रिया हो गई। तो देखो ये वाला पूरा पार्ट कौन चला गया?
KBr, और ये यहाँ पे कौन बन गया, RCN। तो देख लीजिए अब आप यहाँ पे, तो ये दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिनमें अपने पास उत्पाद बने हैं एल्केन नाइट्राइल, जिनको एल्किल साइनाइड भी कहते हैं। अब बेटा R की जगह देखो यहाँ पे R है, तो यहाँ R की जगह आप मैथिल ले लोगे या एथिल ले लोगे। जैसे मैंने R की जगह C2H5 लिया, तो C2H5 के आगे क्या लग जाएगा, CN। अब बस इसका नाम भी इसी आधार पे देना। देखो ये एल्केन नाइट्राइल है, तो कार्बन गिन लो बेटा, 3 हो गए लॉन्गर चेन के अंदर, तो 3 को अपन बोलेंगे प्रोपेन। तो इतना प्रोपेन आगे नाइट्राइल, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। और सामान्य पद्धति में ये हो गया एथिल साइनाइड। अब आप सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है कि आप R की जगह घर पे, ये R है, R की जगह एक बार CH3 ग्रुप लें और दूसरी बार C2H5 ग्रुप लें। तो इस तरह से आप यहां पे अब यहां पे तो 2 रिएक्शन हो गई। तीसरे नंबर की देखो, फिर वापस यही नाम लिखना है, एल्किल ब्रोमाइड ब्रोमो एल्केन सिल्वर साइनाइड। अब देखो बेटा, पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड में ये मोर आयनिक है, ये ज्यादा आयनिक गुणों युक्त होता है, ये कम आयनिक गुणों युक्त होता है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, देखो R बॉन्ड Br, और इसकी अभिक्रिया AgCN से करवाई, तो ये तो निकल गया AgBr, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब RCN नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे, RCN, क्योंकि ये सह संयोजी गुण इसके अंदर ज्यादा होते हैं, इसलिए ये ऐसे बनाएगा। R से सीधा बंद किसका आएगा, N, डबल बॉन्ड और फिर ये डेटिव बॉन्ड C, तो एल्किल आइसोसाइनाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान भी रखना आपको। देखो पोटेशियम साइनाइड जब भी क्रिया करेगा तो CN नाभिक स्नेही की सीधी सप्लाई देगा और R के साथ C जुड़ेगा, लेकिन यहां पे R के साथ N जुड़ेगा पहले, तो ये N बीच में आते ही इसका नाम पड़ गया एल्केन आइसोनाइट्राइल, जिसको अपन एल्किल आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। तो यहां पे अब देखो R की जगह आप मैथिल ले लोगे तो क्या बन जाएगा, देखिए बताना, CH3NC। अब देखो लॉन्गर चेन में यही कार्बन काउंट होगा, आप उस कार्बन को काउंट मत कर लेना। तो ये अपने पास हो गया मैथेन आइसोनाइट्राइल। यहां पे R की जगह CH3 तो एक ही कार्बन है। अब मान लो R की जगह अपन C2H5 ले रहे हैं, देखो ध्यान देना, C2H5N ऐसा भी लिख सकते हो, ये लो, तो ये बड़ा हो गया। अब ये कार्बन चेन में नहीं है क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो बस कार्बन चेन में ये 2 ही काउंट होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा एथेन आइसोनाइट्राइल। समझ में आ गया। और सामान्य नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। तो ये तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेटा, जिसके अंदर अपने को प्राप्त होते हैं एल्केन आइसोनाइट्राइल, जिनको अपन एल्किल आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। चौथे नंबर पे इसका नाम फिर वही बात आ जाएगी यहां पे, एल्किल ब्रोमाइड। अब ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इस पूरे का नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। यदि आपने ये अभिकर्मक नहीं लिया तो K की जगह Na लगा दो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। अब देखो यहां पे ये अपने पास R बॉन्ड Br। अब आपको जो मर्जी KSH ले लोगे, नाम अभी बता दिया आपको, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये पूरा पार्ट ऐसे चला गया, ये इसके साथ आ गया, तो R बॉन्ड SH, इनका नाम हो गया एल्केन थायोल। याद रखना है, एल्केन थायोल। अब मान लो आपने इसकी जगह CH3 लिया, तो यहां पे आ जाएगा CH3SH, तो इसका नाम इसी के आधार पे, एक कार्बन है तो मैथेन थायोल आ गया, ऐसे कैसे बोलेगा। अब दूसरा अपन 2 कार्बन वाला ले रहे हैं, CH2 बॉन्ड SH, तो इसमें 2 कार्बन हो गए बेटा, तो इसका नाम हो गया एथेन थायोल। तो इस तरह से ये 4th नंबर की रिएक्शन, ये भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये K पे प्लस हो गया, SH पे क्या आ गया माइनस, आक्रमण कौन करेगा, ये माइनस SH, जिसको अपन कहेंगे नाभिक स्नेही नाभिक रागी न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट, जो भी आप चाहें कह सकते हैं। अब अपने पास 5वें नंबर की रिएक्शन है,
तो 5वें नंबर में नाम फिर बेटा वही बात, एल्किल ब्रोमाइड ब्रोमो एल्केन, और ये है सिल्वर नाइट्राइट AgNO2। तो यहां पे जो रिएक्शन है देखो R बॉन्ड Br। अब यहां पे अब तो आप सीख भी चुके AgNO2, ये सिल्वर नाइट्राइट, तो ये कौन हो गया, कौन चला गया, AgBr, और R के साथ NO। अब R बॉन्ड इसको बड़ा भी बना करके बता रहा हूं मैं, R बॉन्ड ये लो देखो, ये डैटी बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया RNO2 जिसका नाम हो गया नाइट्रो एल्केन। इनका एक ही नाम होता है। अब R की जगह आप मैथिल ले लोगे, ये मैथिल आ गया CH3NO2, तो नाइट्रोमेथेन नाम हो गया। क्या नाम हो गया बेटा, नाइट्रोमेथेन। अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है ये रॉकेट प्रोपेलेंट, रॉकेट प्रणोदक में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो इस तरह से अब अपने पास जब अपन एल्किल ब्रोमाइड की रासायनिक अभिक्रिया, एल्किल ब्रोमाइड की रासायनिक अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ देते हैं तो यहां पे बन गए नाइट्रो एल्केन, साथ में बन गया सब प्रोडक्ट AgBr। अब अगली रिएक्शन है वो 6 नंबर की, यहां पे फिर वही दो नाम हो गए, एल्किल ब्रोमाइड ब्रोमो एल्केन पोटेशियम नाइट्राइट। अब देखो ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयनिक लक्षण KNO2 में ज्यादा होते हैं, इसमें आयनिक लक्षण कम होते हैं, इसलिए अब की बार देखो ये भूल नहीं करेंगे, R बॉन्ड Br हो गया। अब आप KNO2 से रिएक्शन दे रहे हैं, देखो KNO2 से, तो ये तो KBr तो चला जाएगा, लेकिन आप ये नहीं बनाएंगे RNO2, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगी बेटा, तो यहां पे R बॉन्ड ONO। अब बीच में ऑक्सीजन आ जाती है तो इनका नाम पड़ता है एल्किल नाइट्राइट, तो ये इनका नाम हो गया एल्किल नाइट्राइट। आ गई बात समझ में। महत्वपूर्ण बात है, जब अपन KNO2 लेंगे तो RONO बनेंगे, RONO को अपन बोलते हैं एल्किल नाइट्राइट, न कि आपको ये बनाना है, तो ये नहीं बनेगा इसमें यहां पे, तो एल्किल नाइट्राइट बन गया। अब R की जगह अपन CH3 लें, जैसे ये CH3 हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा CH3, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल नाइट्राइट। यहां पे C2H5 ले लेंगे तो नाम हो जाएगा एथिल नाइट्राइट। इस तरह से ये जो रासायनिक अभिक्रिया हैं ये महत्वपूर्ण है और इनमें तरह तरह के नए वाले कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो रहा है। अब है अपने पास अगली और 7वीं रिएक्शन RBr। नाम बेटा फिर भूलेंगे नहीं, देखो नाम के बिना आप चलेंगे नहीं, तो एल्किल ब्रोमाइड, और ये AgOH तो लिखा है मैंने, AgOH नहीं आपको देगा Ag2O मोइस्ट, तो ये सिल्वर ऑक्साइड लिख देगा। मोइस्ट का मतलब नम, हिंदी में नम, अंग्रेजी में मोइस्ट हो गया, तो नम के साथ क्रिया तो अपने को Ag2O के साथ देनी है, लेकिन Ag2O नम होता है, नम जो है वायुमंडल के अंदर विद्यमान जल के कणों को सोख कर वो ये बना लेता है। तो यहां पे देखो इसके साथ रिएक्शन जब मोइस्ट हो तो AgOH के साथ देंगे, तो यहां पे अब अपने पास ये रिएक्शन आ रही है, तो ये अपने पास आ गया R बॉन्ड Br, और Ag2O नम जब भी आए तो नम के साथ यहां पे AgOH लेंगे, तो ये अपने पास निकल गया AgBr और बन गया R बॉन्ड OH, जिनको अपन एल्किल एल्कोहल एल्केनॉल, यहां पे बेटा यूपीएससी नाम लिख के रखा है। अब यहां पे CH3 आ जाएगा, जैसे इसकी जगह CH3 आ गया, ये घर पे आपको देनी है बेटा, तो CH3 आ गया तो मैथेनॉल या मेथाइल एल्कोहल, अपन हिंदी वाले इसको मैथिल एल्कोहल भी बोल लेते हैं। अब 2 कार्बन लेंगे, देखो इसकी जगह ये जो R है इसकी जगह 2 अपन कार्बन ले लिए, तो यहां पे आ जाएगा OH। अब इसका नाम हो गया एथिल एल्कोहल एथेनॉल। इस तरह से ये अपने पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यस स्टूडेंट, तो अगली नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है 8वें नंबर की, वही अपने पास यहां पे आ गई, एल्किल ब्रोमाइड। तो एल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन। अब अपन देखो कुछ देर पहले अपन ने लिया था
Ag2O मोइस्ट, उसको नम बोला था, अब की बार अपन ड्राई ले रहे हैं बेटा। तो यहां पे Ag2O ड्राई का मतलब होता है शुष्क Ag2O। तो यहां पे देखो सिल्वर 2 है, तो सबसे पहले अपन यहां पे 2 मोल कर लेंगे। तो ये 2 मोल हो गया, ये 2 मोल हो गया यहां। तो 2 मोल, 1 मोल Ag2O ड्राई से क्रिया करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे रिएक्शन बता रहा हूं। देखो अपन ने ऐसे लिख लिया R बॉन्ड Br और R बॉन्ड Br, तो 2 मोल हो गया बेटा। अब अपन ने इसकी रिएक्शन दी Ag2O। अब ये है कौन सा बताया अभी, ड्राई, तो शुष्क। तो अब अपन ऐसे बक्सा बना लिया, ये लो बस, और ये दोनों R के बीच में ऑक्सीजन डाल दी, ये R बॉन्ड O बॉन्ड R हो गया। तो ये हो गया, देखो ये एल्किल है, ये एल्किल है, तो एक नाम तो हो गया डाई एल्किल, इसको ईथर बोलेंगे, तो नाम हो गया डाई एल्किल ईथर। और दूसरा IUPAC नाम बेटा ये याद ही रखना पड़ेगा अपने को, एल्कोक्सी एल्केन, ये एल्कोक्सी एल्केन हो गए। तो यहां पे अब देखो, जैसे अपन R की जगह CH3 लेंगे तो उसका नाम भी मैं आपको सिखा दूं। यहां पे जैसे R की जगह अपन ने लिया CH3, तो फिर यहां पे O आ गया और यहां पे CH3 आ गया, तो एल्कोक्सी, तो छोटा पार्ट को, अब इसमें तो दोनों ही बराबर है, तो ये मैथोक्सी और ये मैथेन पार्ट हो गया। तो इसके देखो एल्कोक्सी हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ छोटा समूह एल्कोक्सी कहलाता है और बड़े को एल्केन कहते हैं। जैसे मैं एक नाम तुम्हारे को समझा दूं यहां पे, जैसे ये अपने पास CH3, ये CH2 और ये बॉन्ड O और ये CH3। अब आपको दिख रहा है ये बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, और छोटे पार्ट को अपन एल्कोक्सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, और बड़े को एल्केन। तो ये छोटा पार्ट हो गया, अब इसको अपन कहेंगे मैथोक्सी, और ये कहलाएगा एथेन। 2 कार्बन हो गए, तो इसका नाम हो गया मिथोक्सी इथेन। इस तरह से ईथर का नाम देना है बेटा। अब अगले नंबर पे जो अपने पास रिएक्शन है 90 नंबर की, ये भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एल्किल ब्रोमाइड ब्रोमो एल्केन, Na2S सोडियम सल्फाइड ले सकते हैं या पोटेशियम सल्फाइड ले सकते हैं। देखो अब यहां पे भी सोडियम 2 है या पोटेशियम भी 2 है, तो यहां पे फिर अपने को यहां 2 मोल लेना पड़ेगा। अब मैं रिएक्शन आपको यहां पे समझा रहा हूं, देखो इस तरह से ये भी रिएक्शन अभी जो समझाई थी उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी यहां पे। तो ये अपने पास हो गया R बॉन्ड Br के 2 मोल, इसी तरह R बॉन्ड Br प्लस K2S भी ले सकते हो, Na2S भी ले सकते हो। Na2S का नाम हो गया बेटा सोडियम सल्फाइड। तो अब ये पूरा बक्सा ऐसे इसको दे दिया कुछ देर के लिए। तो अब R फिर S, यार फिर बीच में S आ गया, फिर आ गया, इसको अपन छोटा ऐसा भी ले सकते हैं R2S, तो इसका नाम हो गया डाई एल्काइल सल्फाइड। तो देखो इसके 2 नाम भी लिखे मैंने यहाँ पे, डाई एल्किल थायोईथर और दूसरा नाम हो गया डाई एल्किल सल्फाइड। तो ये यहां पे बनेंगे। अब आप घर पे R की जगह मिथाइल और इथाइल लेकर के और 2 रिएक्शन देंगे। अगले नंबर पे है, अब इसका नाम मैं लिख दूं जो रीजेंट है, देखो इसका नाम तो वही लिखना पड़ेगा, एल्किल ब्रोमाइड ब्रोमो एल्केन, जो बता दिया यहां पे भी लिख रखा है ब्रोमो एल्केन। तो इस तरह से इसका रीजेंट, अब इसका नाम पहले से, तो ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। देखो ये सोडियम बांचेंगे पहले नाम, और बाकी जो पार्ट है RO को बोलेंगे एल्कोक्साइड। अब ये जो रिएक्शन है उसको विलियमसन भी कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण।
नेमिंग रिएक्शन है बेटा ये विलियमसन संश्लेषण, तो इसका नाम हो गया विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहलाती है और विलियमसन संश्लेषण के नाम से भी फेमस है। इसके द्वारा अपन सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये अपने पास है R बॉन्ड Br और ये RONA, इसका नाम अभी बताया था सोडियम एल्कोक्साइड, तो ये पूरा पार्ट निकल गया NaBr और ये बन गया ROR बन गया, तो ये कहलाया। अब देखो इस R की जगह अपन ने CH3 लिया और इस R की जगह C2H5 लिया, तो अपने पास ये वाला कंपाउंड बना C2H5। अब देखो इसका नाम इथाइल मिथाइल ईथर, क्या नाम हो गया बेटा, इथाइल मिथाइल ईथर, और छोटा समूह इसमें ये है, तो छोटे को अपन बांचेंगे मिथोक्सी और ये दो कार्बन है तो इथेन, तो इसका नाम हो गया मिथोक्सी इथेन। तो विलियमसन संश्लेषण के द्वारा अपन सम्मित ईथर, अब जैसे सम्मित का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे यहां पे भी क्या लिया CH3 और यहां पे भी CH3 लिया, तो दोनों साइड में ऑक्सीजन के CH3 बॉन्ड और CH3, तो दोनों साइड में मिथाइल पार्ट लगा, तो ये सम्मित ईथर है, ये असम्मित ईथर है। तो ऑक्सीजन के दोनों साइड में अलग अलग एल्किल समूह होते हैं, तो उसे अपन मिश्रित ईथर भी कह सकते हैं, मिक्स्ड ईथर, एंड दिस वन इज द सिंपल ईथर, ये एक सरल प्रकार का ईथर है। इस तरह से ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अब आप इसमें क्या खास बात ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे ये जो है यदि यहां पे CH3 CH3 और CH3 देखो ध्यान देना, और यहां पे Br, ये तृतीयक ले लिया अपन ने, इसकी जगह इस वाले R की जगह अपन ने ले लिया तृतीयक। तो तृतीयक नहीं लेना है बेटा, तृतीयक ले लोगे ना तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन न हो करके और विलोपन अभिक्रिया हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जो है C2H5ONA जैसे सोडियम एथोक्साइड हो गया, तो अब ये यहाँ से Br निकालेगा और यहाँ से H निकालेगा, तो अपना प्रोडक्ट ये आ गया। देखो वहां से H गया तो डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2 बन गया और यहाँ पे CH3 आया, तो बनने तो चाहिए थे कौन, ईथर, बनना ऐसे चाहिए था, ये तो NaBr चला जाना चाहिए था और ऐसे बनना चाहिए था। यहां पे ये जो है मैं छोटा लिख रहा हूं CH3 का होल थ्राइस C यहां तक, और आगे ऑक्सीजन और आगे C2H5, तो ये बनना चाहिए था। लेकिन आप अब ध्यान रखना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइडों के साथ होती है तो प्रमुख रूप से एल्कीन प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त हो गई, और ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन न हो करके विलोपन प्रकार की हो जाती है, तो ये विलोपन का कार्य यहां पे करता है। तो इस तरह से अब आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा कि भाई तृतीयक एल्किल हैलाइड के साथ क्या बनेगा बेटा, ईथर नहीं बनेंगे, एल्कीन बनेंगे। अब अगले नंबर की रिएक्शन है, इसका नाम वही दो लिख देंगे, एल्किल ब्रोमाइड ब्रोमो एल्केन, और ये पहले नाम बांचेंगे बेटा। तो Na को अपन बोलेंगे सोडियम, ये सोडियम हो गया, और ध्यान रखेंगे RC डबल ओ इकट्ठा आ जाए RCOO, तो इसका नाम है एल्केनोएट, एल्केनोएट। तो ये सोडियम साल्ट ऑफ एल्केनोइक एसिड, यहां पे पोटेशियम ले लोगे तो पोटेशियम एल्केनोएट, और Ag ले लोगे तो सिल्वर एल्केनोएट। अब इसकी भी रिएक्शन एकदम इजी है, कोई जोर नहीं है, यहाँ पे R बॉन्ड Br और इसकी रिएक्शन RCOOAg के साथ दी, ये पूरा, इसकी जगह अपन Na भी ले सकते हैं। यहाँ पे सिल्वर थोड़ा कॉस्टली है, साल्ट थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, तो ये अपने पास Na,
ये Na हो गया तो NaBr ऐसे निकल गया। और अब लिखेंगे बेटा यहां से, इसको बड़ा भी लिखना मैं समझा देता हूं, यहां से लिख रहे हैं, फिर कार्बन आया, डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे ऑक्सीजन आ गई, और फिर ये लाके लगाना है, तो ये R। अब इसका नाम ही पहले आगे वाले का एस्टर है ये, जब बीच में COO ग्रुप आ जाता है तो हमेशा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप, एस्टर क्रियात्मक समूह। तो एस्टर में सबसे पहले इसका नाम देंगे, इसका नाम है एल्किल, और बाकी का ये जो पार्ट है बेटा, इस पूरे पार्ट का नाम है एल्केनोएट, एल्केनोएट। तो इस तरह से देखो, अब अपने पास RBr, ये Br इसके साथ चला गया, ये NaBr बन गया, और RCOO के आगे R आ गया, R का नाम पहले बोल दिया एल्किल, बाकी इस पार्ट का नाम, इस पूरे पार्ट का नाम आप क्या रखेंगे, एल्केनोएट। तो ये अपने पास एल्किल, एल्केनोएट। अब मैं आपको इसके आधार पे नाम भी सिखा दूं इसके, ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि एस्टर एक अच्छा परिवार है। देखो, तो अब अपन ने जैसे ये RBr और क्रिया करने जा रहा है RCOONA से। अब ये तो बता ही दी थी, लेकिन इसकी जगह ले रहे हैं जैसे 2 कार्बन वाला C2H5Br, और इसकी जगह भी ले रहे हैं 2 कार्बन वाला, R की जगह CH3 लगाया बस, और COONA। अब ये तो पहले निकाल दिया अपन ने, NaBr चला ही गया, लिखना स्टार्ट यहां से करना लेकिन बेटा अब इसमें, तो ये अपने पास CH3 आया, फिर कार्बन, नीचे डबल बॉन्ड O, सामने ये वाली ऑक्सीजन, और अब यहां पे ये पार्ट लाके लगाना, ये लगा दिया देखो, CH2CH3। अब इसका नाम पहले बांचना बेटा, तो 2 कार्बन है तो इसका नाम हो गया एथिल। इसके आधार पे देखो एल्किल, तो एल्किल में एथिल हो गया ये, और ये अपने पास बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो इस आवाज पे नाम देना है एल्केनोएट। तो कार्बन गिन लिए 1 और 2, तो इसका नाम हो गया एथेनोएट। इस तरह से ये एस्टर बन गया। तो ये अपने पास RCOONA। अब अगली रिएक्शन है R बॉन्ड Br की, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बेटा शॉर्ट में अपन LAH भी कहते हैं, LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कई बार ये पूरा न दे करके ये भी दे सकते हैं। अब इसमें अपन देखो 4 हाइड्रोजन अपने, तो यहां पे अपन ने अब 4 मोल कर लिए यहां पे, तो यहां पे भी 4 मोल एल्केन बन जाएगा। अब देखो सिर्फ यहां से एक H लेनी है पहले, और एक H इसको निकाल ली जाएगी, तो यहां पे ये अपने पास बन गया एल्केन। इसको अपन रिडक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन देखो यहां पे भी जो आक्रमणकारी है ना बेटा, वो है, अब ये है LiAlH4। अब मैं आपको बता रहा हूं ये मिश्रित हाइड्राइड है, तो यहां पे ये धातु है, ये भी धातु है। अब धातु पे हमेशा प्लस चार्ज होगा, और बाकी H आई तो उस पे कैसा होगा, माइनस। अब ये आक्रमण करेगा तो R बॉन्ड क्या बना, H बना। तो आक्रमण करने वाला कौन है, नाभिक स्नेही, इसलिए ये भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। अगली जो रिएक्शन है बेटा वो है अपनी अमोनिया के साथ। तो ये अपने पास R बॉन्ड Br, वही 2 नाम लिख देंगे, एल्किल ब्रोमाइड ब्रोमो एल्केन। अब ये यहां से बेटा सिर्फ पहले एक H देगा और ये Br निकल जाएगी, तो ये यहां पे देखो HBr निकल गया, और यहां पे बन गया R बॉन्ड NH2। R को अपन एल्किल और NH2 को अपन एमीन कहेंगे। फिर ये एक्सेस अमाउंट में है RBr, तो RBr वापस लिख दिया। अब ये जो Br है ये वाला, ये इसके साथ जाएगा एक H लेकर के, तो फिर यहाँ पे HBr लग जाएगा, तो यहाँ पे 2 R आ जाएंगे, NH देखो NH2 था, एक H यहाँ पे चली गई इस Br के साथ, तो यहाँ पे HBr निकल गया, तो R2NH यहाँ पे निकल गया यहाँ पे, और इसका नाम पड़ गया, देखो 2 है यहाँ पे, 2 एल्किल, तो इसका नाम हो गया डाई एल्किल यहां तक, और ये पूरा पार्ट एमीन कहलाएगा, तो इसका नाम पड़ गया डाई एल्किल एमीन। फिर आगे डाई एल्किल एमीन की अभिक्रिया RBr
एक्सेस में है, इसलिए R बॉन्ड Br की अभिक्रिया, तो फिर यहां से ये वाली H इसके साथ गई, माइनस HBr हो गया, R3N बना। तो यहां से आंख यहां देख ले, ट्राई एल्किल एमीन, तो इसका नाम हो गया ट्राई एल्किल एमीन। फिर आगे रिएक्शन हो गई R बॉन्ड Br से, तो R4NBr, तो 4 को टेट्रा एल्किल, N के ऊपर बेटा प्लस चार्ज होगा, Br पे माइनस होगा, तो नाम हो गया टेट्रा एल्किल अमोनियम ब्रोमाइड, जिसको प्यार से अपन चतुष्क लवण क्वार्टरनरी सॉल्ट भी कहते हैं। यह भी अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और इस अभिक्रिया का नाम है हाफमान अभिक्रिया, हाफमान अमोनीकरण। मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गई हाफमान अमोनीकरण अभिक्रिया। इससे डिटर्जेंट बनाए जाते हैं बेटा, ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब जैसे इस वाली रिएक्शन में अपन यहां पे, जैसे अब ये अपने पास है R की जगह अब अपन ले रहे हैं CH3 CH2, Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो यहां पे। अब इसकी अभिक्रिया अपन दे रहे हैं, देखो NH3 से पहले तो ये एक Br, ये X सबसे पहले निकल गई, तो माइनस हो गया HBr। अब ये अपन, मैं इकट्ठा लिख रहा हूं इसको C2H5, तो ये C2H5 और NH2। अब इसको अपन कह देंगे एथिल एमीन। अब फिर आगे रिएक्शन हो गई किससे, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में है, तो C2H5 Br यहां पे लिया। अब ये Br इसकी एक H को और निकाल ले गया, तो अब मैं इकट्ठा लिख रहा हूं C2H5 का होल ट्वाइस NH, इसका नाम हो गया डाई एथिल एमीन। फिर आगे रिएक्शन हो गई किससे, C2H5 Br से, तो ये आ गया Br, ये यहां से इस H को भी निकाल ले जाएगा, तो ये बना C2H5 का होल थ्राइस N, तो इसका नाम हो गया ट्राई, ये एथिल, ये एमीन, तो नाम हो गया इसका ट्राई एथिल एमीन। और फिर रिएक्शन हो गई लास्ट C2H5 Br से, तो यहां पे अब मैं बड़ा, पहले तो यहां छोटा लिख देता हूं, ये C2H5 का होल 4 और यहां पे फिर N पे प्लस और Br माइनस, जिसका नाम टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड, जिसका बड़ा मैं यहां पे बना रहा हूं, ये बड़ा हो गया यहां पे, देखो ये N हो गया, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे क्या लगाओगे बेटा, C2H5, और ये भी C2H5, ये C2H5 और ये भी C2H5, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दिया, यहां पे प्लस चार्ज लगा दिया और ये Br पे माइनस आ गया। अब नाम इधर देखो, 4 एथिल हो गए, ये भी एथिल, ये भी, ये भी, ये भी, तो टेट्रा एथिल अब अमोनियम ब्रोमाइड, और इसको अपन कहेंगे चतुष्क लवण। चाहे मैथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार अपन ये जो रिएक्शन अपन ने दी हैं, ये हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की अत्यधिक महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जिनसे तरह तरह के यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है, उनको अपन बना रहे हैं। अब है अपने अगला जो टॉपिक है वो रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड धातुओं के साथ 4 प्रमुख जो धातु हैं उनके साथ ये अभिक्रिया करके महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो अपने पास यहाँ पे हेडिंग आ गया धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। सबसे पहली मेटल अपन ले रहे हैं मैग्नीशियम, तो ये अपन ने लिख दिया R बॉन्ड Br, जिसका नाम भी लिख दिया यहाँ पे आराम आराम से, एल्किल, बिना नाम के नहीं चलेंगे बेटा अभिक्रिया में, एल्किल ब्रोमाइड, तो ये एल्किल ब्रोमाइड हो गया। और ये मैग्नीशियम
और शुष्क ईथर, इसको अपन ने लिख दिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो गई, ये मैग्नीशियम सिर्फ बीच में आके बैठ जाएगा। तो देखो R बॉन्ड MgBr, अब इसका नाम एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और शॉर्ट में ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये बेटा ग्रिन्यार, विक्टर मेयर ग्रिन्यार ने 1900 में बनाया था इसे, और 1912 में विक्टर मेयर ग्रिन्यार को नोबेल पुरस्कार मिला था इस कार्ब धात्विक यौगिक के लिए। ये अत्यधिक महत्व का है क्योंकि ये अधिकांश कार्बनिक यौगिकों का प्रत्यक्ष संश्लेषण दे देता है। तो इसको अब जीआर के नाम से फेमस हो गया, ग्रिनार्ड रीजेंट। आपको याद रखना है जीआर का मतलब ग्रिनार्ड रीजेंट। ग्रिन्यार साइंटिस्ट का नाम है, पूरा नाम था विक्टर मेयर ग्रिन्यार। 1900 में इसे बनाया था, 1912 में इसकी अत्यधिक उपयोगिता है। ये समस्त, जैसे आपको बता रहा हूं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्केनोल, एल्किलामीन, नाइट्रो एल्केन, सब प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का ये आसानी से विरचन में दे देता है, संश्लेषण कर देता है। अब ये नीचे का नाम तो आपको आ ही गया, ये इसका नाम हो गया एल्किल, ये मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम, और ये ब्रोमाइड, तो एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब R की जगह अपन CH3 ले लेंगे तो ये बन गया CH3MgBr। अब भी बेटा ये Gr ही कहलाएगा। देखो ये Gr का मतलब ग्रिनार्ड रीजेंट, लेकिन अपन नाम देंगे मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी जगह एथिल ले लेंगे तो ये C2H5Mg और Br आ गया, तो इसका नाम पड़ गया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस तरह से अपन एक कार्बन वाला, 2 वाला, 3 वाला, कितने ही इससे बना सकते हैं। ये अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है, इसका आगे उपयोग लिया जाता है विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को बनाने में। अब अगली रिएक्शन जो है वो जिंक के साथ है। तो जिंक के साथ अभिक्रिया में सबसे पहले अपन ने 2 मोल ब्रोमो एल्केन या एल्किल ब्रोमाइड और 2 मोल अपन ने ले लिया जिंक, और इसको थोड़ा गर्म किया। तो सबसे पहले एक जिंक दोनों ब्रोमीन को ले गया, तो ZnBr2, और दोनों एल्किल इसके साथ लग गए। तो देखो इसका वही अभिकर्मक के रूप में R2ZN को अपन फ्रैकलैंड अभिकर्मक कहते हैं, और वैसे 2 को डाई एल्किल जिंक, तो ये इसका नाम हो गया डाई एल्किल जिंक। अब जैसे अपन एथिल ले रहे हैं यहाँ पे, ये C2H5Br। अब बताओ बेटा कितने मोल लेंगे, पहले ही 2, और जिंक भी कितना आएगा, 2 मोल, ये Zn हो गया। अब ये Zn जो है वो सबसे पहले 2 Br को निकाल के ZnBr2 बना लेगा, और ये बना C2H5 का होल ट्वाइस Zn, जिसका नाम डाई एथिल जिंक। ये भी वही फ्रैकलैंड अभिकर्मक कहलाएगा। तो आपको इसमें ये भी अत्यधिक उपयोगी, इन सभी को अभी तक ये देखो, ये जो बन रहे हैं इनको अपन धातुओं के साथ जब अभिक्रिया होती है तो कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। यानी कि C बॉन्ड M, CM बॉन्ड हो, ये कार्बन, ये मेटल, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें धातु परमाणु सीधा कार्बन परमाणु से बंधित रहता है, उन्हें अपन कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये अपने पास कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण हो रहा है। अब अगली रिएक्शन है तीसरे नंबर की, इसमें NaPb, इसको अलॉय मिश्र धातु NaPb एलॉय के साथ अभिक्रिया। तो यहां पे अपन ने 4 मोल RBr ले लिया, यहां Cl भी ले सकते हो, I भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, और यहां पे 4 मोल NaPb। अब देखो बेटा, सबसे पहले ये 4 सोडियम है वो 4 Br को ले जाएगा, तो 4 मोल ये NaBr बन गया। उसके बाद में एक Pb के साथ 4 एल्किल आ जाएगा, तो R4Pb, जिसका नाम हो गया टेट्रा एल्किल लेड। यहां पे लिख दूंगा मैं, ये यहां पे इसका नाम हो गया अब टेट्रा एल्किल लेड, ये नाम हो गया इसका।
अब ये जो है बाकी इसमें 4 पीबी था तो 3 पीबी इस तरह से बाहर आ गया। अब इसकी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया वो आपको वहीं पे भी मैं देख करके बता देता हूं। ये आर की जगह अपन ने एथिल ले लिया, 4 मोल एथिल ब्रोमाइड, और वही NaPb मिश्र धातु, तो यहां R की जगह 4 C2H5 का होल 4 आ गया ये, और ये Pb आ गया। अब इसको अपन शॉर्ट में कहते हैं टेल, TEL। टेल का मतलब है टेट्रा, ये टेट्रा हो गया, ये इथाइल और ये लेड, तो ये शॉर्ट में जाना जाता है टेल। अब ये जो टेल है ये महत्वपूर्ण यौगिक है, इसका उपयोग अब बता, देखो यहां पे वापस लिख रहा हूं मैं आपको, C2H5 का होल 4Pb इंपॉर्टेंट है। किस नाम से जान रहे हैं अपन इसको? टेल। टेल का मतलब है अब टेट्रा एथिल लेड। और ये जो आंतरिक दहन इंजनों के अंदर जब टेल को मिलाया जाता है तो धातु जो है वो धात्विक गड़गड़ाहट करती है, उसको अपन कहते हैं अपस्फोटन। जब इंजन चलते हैं तो धात्विक सतह के ऊपर आकर के पिस्टन मिलता है, गिरता है, उसकी तेज आवाज होती है, तो ये अपस्फोट रोधी हो गया, यानी कि ये अपस्फोट यहां पे अपस्फोट रोधी के रूप में एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है ये। तो पहले ये पेट्रोल के साथ मिलाया जाता था टेल, आजकल लेड रहित पेट्रोल, क्योंकि यहां पे इसके दहन के फलस्वरूप साइलेंसर से पीबी निकलता था जिससे कैंसर जैसे यानी कि वातावरण प्रदूषण करता था, इसलिए अब लेड रहित आज से 5-7 साल पहले जो पेट्रोल है उसमें अपस्फोट रोधन के लिए टेट्रा एथिल लेड टेल मिलाया जाता था। अब इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि ये प्रदूषण का प्रमुख कारण था, इसलिए इसका उपयोग आजकल नहीं किया जा रहा है। अब अपन ले रहे हैं बेटा अगली रिएक्शन जो है वो सोडियम मेटल के साथ। तो चौथे नंबर की जो रिएक्शन आ रही है अब अपने पास, उसका नाम है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो अब अपन ले रहे हैं अगला चौथी रिएक्शन Na के साथ अभिक्रिया। अब सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये वुड्स, ये साइंटिस्ट का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। कहलाती है। जब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया का नेमिंग रिएक्शन है वुड्स सिंथेसिस, वुड संश्लेषण के नाम से भी जानी जाती है। अभिक्रिया में 2 मोल RX एल्किल हैलाइड यानी कि RCl RBr RI आप ले सकते हैं, 2 मोल RX प्रयुक्त होते हैं। अभी बताएंगे रिएक्शन देंगे जब, पहले ये लिख दें प्रयुक्त होते हैं। अगली बात जो है अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। उससे अगली बात CH4 यानी कि मैथेन, CH4 का संश्लेषण नहीं होता है।
सममित एल्केन सममित एल्केन का मतलब होता है सम संख्या वाले एल्केन बेटा, C2 C4 C6 ऐसे आगे C8 C10 बनाए जाने की उत्तम विधि है। ये भी बताएंगे क्यों, अभी क्रिया देंगे अपन। और असममित एल्केन बनाए जाने पर विभिन्न एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। अब इसमें ये है अपने पास R बॉन्ड I, ये तीव्र दर से क्रिया करेंगे, उसके बाद R बॉन्ड Br और सबके बाद R बॉन्ड I, ये क्रिया विधि, क्रियाशीलता का क्रम याद रखेंगे। अब जो रिएक्शन है वो बिल्कुल लीजिए, ये 2 मोल अपने पास R बॉन्ड Br ले लिया, यहाँ Cl भी ले सकते हो, और 2 ही मोल बेटा सोडियम R, इसका नाम लिख देंगे एल्किल ब्रोमाइड, और यहां पे तीर पे नहीं भूलेंगे ड्राई ईथर। ये हो गया। अब ये 2 सोडियम जो है वो दोनों Br को निकाल करके 2 मोल NaBr और 2 एल्किल जुड़ जाएंगे। अब आपको याद हो तो R बॉन्ड R जब भी हो, मैंने बताया था R बॉन्ड R कभी भी हो तो ये कहलाएंगे एल्केन, प्लस यहां पे साथ में बन गया 2NaBr। अब ध्यान देना बेटा, जैसे यहाँ पे CH3 लिया तो यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे CH3, तो उसका नाम पड़ गया एथेन। तो अब यहाँ पे लिखा है देखो, मैथेन का संश्लेषण नहीं हो सकता, तो इसमें एक कार्बन वाला जो यौगिक है, क्योंकि इसमें 2 मोल आते हैं, दोनों एल्किल जुड़ करके पहला जो एल्केन है वो नहीं बन पाता, दूसरे नंबर वाला एथेन यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे C2H5 लें, जैसे देखो C2H5 और ये Br, तो यहाँ पे इसके 2 मोल हो गए, और वही 2 मोल अभी बताया था कौन होगा, सोडियम। अभिक्रिया के लिए आप ड्राई ईथर, ये लिख ही दिया ड्राई ईथर। अब देखो ये 2 सोडियम तो दोनों Br को निकाल के 2NaBr, लेकिन ये 2 पार्ट जुड़ेंगे। अब ये बड़ा पार्ट ऐसे लिख रहा हूं मैं, CH3 CH2, ये C2H5 हो गया, और फिर इसके आगे यहीं से चालू करना CH2 CH3, तो देखो ये ब्यूटेन बन गया यहाँ पे। तो ये जो अभिक्रिया है वुड संश्लेषण, इसमें बड़े कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है, इसलिए ये अभिक्रिया सजातीय श्रेणी के आरोहण, आरोहण का मतलब होता है बेटा छोटे कार्बन से बड़े कार्बनिक यौगिक बनाने का। अब ये तो है सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। अब अनसिमेट्रिकल एल्केन जब अपन बनाने जा रहे होते हैं तो 2 भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड यहां काम में लिए जाते हैं, वो बता रहे हैं अभी आपको। यहां पे देखिए, तो ये अब अपने पास हो गया R बॉन्ड Br, और यहां पे R डैश ये अलग एल्किल है और ये Br है, प्लस 2 मोल सोडियम। अब यहां पे वही तीर पे लिख दिया अपन ने ड्राई ईथर। तो यहां पे देखो, अब 1 मोल इसका भी 1 मोल, बेटा बहुत सारे कण होते हैं, इसी तरह इसका भी 1 मोल है, तो इसी के 2 कण जो हैं इससे क्रिया हो गए, तो R बॉन्ड R बन गया। 1 कण इसका और 1 कण इसका, इसके साथ क्रिया कर गए तो R बॉन्ड R डैश, और इसी के 2 कण मिल गए तो R डैश बॉन्ड R डैश, प्लस बनेगा तो यहां पे वही 2NaBr, ऐसे बना। अब देखो मैं आपको इसकी जगह मैथिल लेके बता रहा हूं, यहां पे ये CH3Br है और ये C2, ये R है ना,
R डैश, ये C2H5Br है। तो 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 2 मोल सोडियम के लिए, तो इसी के 2 पार्टिकल क्रिया करके और ऐसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे इसी के 2 कण मिले, तो ये 2, तो इसका एथेन हो गया, तो इसकी जगह तो ये बन गया। अब एक कण तो इसका, एक कण इसका सोडियम से क्रिया, तो यहाँ पे ये तो देखो CH3 इतना पार्ट, तो और R डैश में इसके 2, तो यहाँ पे अपन ने, अब इसको बड़ा खोल रहा हूँ C2H5 को, तो ये CH2 और ये CH3, तो देखो ये तो बना एथेन। अब ये 3 कार्बन हो गए, तो कौन बन गया, पता लग ही गया होगा, प्रोपेन। अब R डैश तो R डैश के इसके 2 कण, यहां पे C2H5 के 2 कण इससे क्रिया कर गए, तो अब अपन ने लिया CH3 CH2, ये एक, और फिर इसी से यही जुड़ा CH2 CH3। तो देखो जब अपन मैथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड की 2 मोल सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो पहले नंबर पे बन गया एथेन, दूसरे नंबर पे भी ये प्रोपेन, और तीसरे पे ब्यूटेन। अब इन सब का हो गया मिक्सचर, और उस मिक्सचर में तीनों को छांटना अलग अलग हो गया। अतः विषम संख्या वाले एल्केन बनाए जाने के लिए वुटज जो संश्लेषण है वो अच्छी अभिक्रिया नहीं है, इससे समान सम्मित एल्केन या सम संख्या वाले एल्केन। अब सम संख्या वाले एल्केन में पता लग गया एथेन, एथेन में 2 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, तो सम संख्या हो गई। इनके बनाए जाने की ये सर्वाधिक उत्कृष्ट और उत्तम विधि है। विषम संख्या वाले प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, नोनेन, इनको बनाने की ये अच्छी विधि नहीं है। अब बेटा अब अपन चल रहे हैं, अगली अभिक्रिया है हेलो एल्केन की, जिसको अपन कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। अंग्रेजी नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। इसका दूसरा नाम भी है बेटा बीटा विलोपन। अब क्यों है जो अभी समझाएंगे आपको। देखो बीटा विलोपन, बीटा एलिमिनेशन। अब इसमें भी 1 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड या अभिक्रिया नहीं देगा, तो अब अपने पास ये है CH3, 2 कार्बन वाले से चालू कर रहे हैं अपन, CH2Br। तो देखो ये जो Br है, यहाँ Cl भी ले सकते हो, I भी ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, नाम इसका लिख ही दिया जाएगा एथिल ब्रोमाइड। तो इस कार्बन के ऊपर ये Br लग रहा है। अब ये पड़ोसी जो है इसको अपन बोलेंगे बीटा, इस कार्बन का नाम बीटा हो गया। अब बीटा से सिर्फ H जाएगी और यहां पे से जाएगा Br, तो इसका नाम एक तो ये पड़ ही गया बीटा विलोपन, और दूसरा है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। हिंदी नाम ये हो गया वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, यानी कि अंग्रेजी में बोलेंगे अपन इसको डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। हिंदी नाम हो गया वी हाइड्रो हैलोजिनीकरण, यानी कि H निकले X निकले किसी यौगिक से, दोनों एक साथ बाहर डिसअपियर हो जाएं, विलुप्त हो जाएं, जब भी तो नाम पड़ा विलोपन। लेकिन H हमेशा बीटा से निकलेगी। अब मैं आपको वापस समझ रहा हूं, इसके लिए डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट यानी कि विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिकर्मक के रूप में अपन लेंगे यहां पे KOH, लेकिन ये एल्कोहलिक काम में लेंगे, यानी कि इथेनॉल में इसको घोल के लाएंगे, उसका नाम हो गया एल्कोहलिक KOH। अब ये जो है इसका जो पहला रोल है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये करता है विहाइड्रोहेलोजनीकरण, यानी कि यहां से तो ये Br को निकालेगा और पड़ोसी कार्बन से H को निकालेगा ये, तो इसका पहला रोल है विलोपन करना, यहां से Br को गायब करना और यहां से H को। तो यहां पे देखो बेटा -HBr। अब आप हमेशा ध्यान रखना बीटा से सिर्फ H निकालनी है, और जिस कार्बन के
ऊपर हेलोजन है वहां से हेलोजन लेना है। तो यहां पे पहला काम ये कर दिया एलिमिनेशन का, H को एलिमिनेशन करा, Br का, दोनों मिलके HBr। अब यहां पे देखो H निकली तो क्या बचा, CH2, डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम आराम से जान ही गए, ये हो गई एथीन। ये तो एथीन तो कौन सा नाम हो गया, IUPAC। और सामान्य पद्धति में लीन लगाते हैं पीछे तो नाम हो गया एथिलीन। तो बीटा विलोपन या हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया देते हैं तो उत्पाद एल्कीन होते हैं। ध्यान रखने की बात है। तो ये एल्कीन हो गए। अब ये एल्कोहलिक KOH, देखो पहले तो इसने ये निकाला, अब मैं यहां पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं KOH। तो ये तो है क्षार और ये है कौन, अम्ल। अब ये आपस में भिड़ेंगे और ये तो बन गया H2O और ये बन गया KBr। तो इसके आगे फिर बच्चों आप लिखेंगे KBr प्लस H2O। इस तरह से यह अभिक्रिया पूरी हुई यहां पे। तो इसका नाम पड़ा विहाइड्रोहेलोजनीकरण। यदि H और X निकलता है तो ये कहलाता है, यदि H और Cl निकले तो विहाइड्रोक्लोरीनीकरण, और यदि HBr निकले तो उसका नाम होगा विहाइड्रोब्रोमीनीकरण, और H और I निकल जाए तो उसका नाम होगा विहाइड्रोआयोडीनीकरण। तो ये अपने पास हो गई। इसको अपन बीटा, वापस समझ लेना, बीटा विलोपन इसलिए कहते हैं कि जो पड़ोसी कार्बन है, ये देखो जिस कार्बन पे Br लगा हुआ है उसका पड़ोसी बीटा कहलाएगा। तो बीटा से सिर्फ H निकालनी है एक, और जहां पे Br लगा हुआ है वहां से Br या I या Cl लेना है, इसलिए इसका नाम पड़ा बीटा विलोपन। अब ये अभिक्रिया जो है कहलाती है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। अब इसमें देखो बीटा दो कार्बन हो सकते हैं। अब उसके लिए अपन ले रहे हैं एक ये CH3 CH, यहां पे मैंने Br लगा दिया, Cl भी ले सकते हो, I भी ले सकते हो, ये CH2 और ये CH3। अब देखो बेटा ये Br यहां पे लगा है तो ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है, तो इसको भी अपन बीटा बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, बीटा। अब यहां प्रोडक्ट दो बनने की संभावना है देखो। तो अब अपन ने सबसे पहले ये लिखा KOH, और यहां पे ये नहीं भूलेंगे एल्कोहलिक, इथेनोलिक भी लिख सकते हो। अब यहां पे अब देखो सबसे पहले ये H निकाली अपन ने और ये Br निकाला, तो अब यहां पे दो प्रोडक्ट बनने की संभावना है, तो ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। देखो वापस समझा दूं मैं आपको, ये बीटा वाली H ले रहे हैं अपन पहले, तो यहां से H ली, यहां से Br लिया, तो यहां CH2 बच गया तो वो CH2 लिखा, फिर डबल बॉन्ड आ गया, ये CH, और आगे का ऐसे के ऐसे। अब अपन ये वाली बीटा वाली H ले रहे हैं, तो दूसरा प्रोडक्ट ये बना अब अपने पास CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब बेटा मैं बता रहा हूं आपको, ये तो बनेगी 20% और ये बनेगी 80%। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण नियम आ रहा है पहले नाम भी लिख दो इसका, ये है 1-ब्यूटीन। जानी गए नाम, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, अभी जैसे कि नहीं तो एक और दूसरे पे आ गया, जैसे कि नहीं तो दूसरे पे आ गया, तो इसका नाम हो गया 2-ब्यूटीन। हो गया। तो यहां पे दो बीटा कार्बन होने के कारण इसमें इधर से भी H जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, तो दो प्रोडक्ट यहां बने। तो अब यहां पे इसके लिए आ रहा है सेट-जेफ का नियम भी बोलते हैं, सत्य-जेफ का भी बोलते हैं। अब अपन इसको समझने के लिए, जब देखो इसका नाम बोलेंगे बच्चे, जब 2-ब्रोमो-ब्यूटेन की एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया होती है तो ये समावयवी एल्कीन है बेटा। तो दो समावयवी एल्कीन बनती हैं जिनमें 2-ब्यूटीन
80% और 1 ब्यूटीन 20%। अब मैं आपको दूसरा, ये अधिक देखो, जहां डबल बॉन्ड है वहां मार्क कर लेना, ये मार्क हो गया, और यहां पे ये डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड को छोड़ करके बाकी हाइड्रोजन गिनो तो इसके पास 3 और 2 5 हाइड्रोजन है, और इसके पास 6 हाइड्रोजन है। तो ये अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन है जो ज्यादा मात्रा में बनेगी, और ये कम प्रतिस्थापी, क्योंकि इसमें 5 ही हाइड्रोजन प्रतिस्थापी होने वाली, इसलिए इसका नाम है कम प्रतिस्थापी एल्कीन। ये कम मात्रा में बनेगी, और इसी को फिर अपन कहते हैं सेट-जेफ का नियम। तो अब सेट-जेफ का नियम आपको समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सेट-जेफ के लिए पहले तो ये रिएक्शन दे दी, इधर से H निकाल दी, इधर से H निकाल दी, 2 प्रोडक्ट बन गए, और यहां पे देखो ये भूलेंगे नहीं, HBr, अब इसकी वही KOH था ही अभी, तो ये तो KBr, ये H2O, तो आगे यहां पे एक जगह लिख देना KBr प्लस H2O। ये पहली वाली रिएक्शन में आपको समझाई दी थी। अब यहां पे सेट-जेफ का नियम लिख रहा हूं मैं, जब 2 हेलो ब्यूटेन, अब ब्यूटेन इसलिए रख रहा हूं देखो, क्योंकि ये इसमें भी 2 हैं, देखो ये है 3 कार्बन वाला, तो ये भी 2 ब्रोमोप्रोपेन हो गया, तो इसके पास ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट एक ही बनता है, इसलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन पे ये नहीं लगता। इससे आगे जो भी हेलो एल्केन आएंगे, यानी कि 3 कार्बन से आगे 4, अब 2 पे हो तो 2 हेलो ब्यूटेन या इससे अधिक कार्बन वाले हेलो एल्केन, अब वहां पे ये 2 जरूर बोलेंगे, 2 हेलो एल्केन, 4 कार्बन कम से कम, उसके ऊपर ये नियम लग गया। अब 2 हेलो पेंटेन भी हो सकता है, 2 हेलो हेक्सेन भी हो सकता है, तो अपन ने सबसे छोटा जिसपे सेट-जेफ का नियम लग रहा है वो लिया है, वाले हेलो एल्केन का अब वो नाम बोलेंगे वी हाइड्रो हेलोजेनीकरण, वी हाइड्रो हेलोजेनीकरण होता है तो 2, देखो वो 2 प्रोडक्ट बने हैं, 2 उनको समावयवी एल्कीन बनेंगे, 2 समावयवी एल्कीन प्राप्त होती हैं जिनमें अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन अधिक मात्रा में एवं कम प्रतिस्थापी एल्कीन कम मात्रा में प्राप्त होती है।
तो ये हो गया, वापस समझा दूं आपको, देखो ये 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया, एल्कोहलिक KOH से वी हाइड्रोहेलोजनीकरण हुआ, ये 2 समावयवी एल्कीन बनी, जिनमें देखो अभी बताया था, इसको अपन ने ऐसे मार्क कर लिया तो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन हो गई, तो ये कम प्रतिस्थापी एल्कीन है 1 ब्यूटीन, और इस डबल बॉन्ड को ऐसे मार्क कर लिया तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गई, तो ये अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन हो गई। तो अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन अधिक मात्रा में और कम प्रतिस्थापी एल्कीन कम मात्रा में प्राप्त होती है, इसे सेडजेफ का नियम कहते हैं। अब वापस बोल के बता रहा हूं, जब 2 हेलोब्यूटेन की एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया होती है या विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है तो 2 समावयवी, ये दोनों समावयवी एल्कीन, 2 समावयवी एल्कीन प्राप्त होती हैं, जिनमें अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन अधिक मात्रा में व कम प्रतिस्थापी एल्कीन कम मात्रा में प्राप्त होती हैं, सेडजेफ का नियम कहलाता है।